हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का 5वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। मतलब पहले आपके 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिसने भी वो नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो कृपया पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। और यह वो सवाल है जो पीवाईक्यू से हम उठा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2025 की परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें और आप पूरे पीवाईक्यूज एक बार जरूर लगा के जाएं, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा आपका हार्ड पेपर नहीं आता है, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल ही आपका रहने वाला है पेपर, ठीक है। तो इसी तरह का आपका पेपर देखने को मिल रहा है। और जितने भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं ना रेलवे के हुए हैं, वो भी टीसीएस कंपनी ने कराए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को भी मैंने मिक्स किया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। और आज हम कौन सी शिफ्ट उठाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आज हम 23/24 की शिफ्ट उठाने वाले हैं। और आपने ये देख लिया होगा कि आपके कांस्टेबल जीडी 2024 के हम पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरी क्लास देखनी और एक बार उसका रिवीजन जरूर करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो कृपया आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे औसत से जो क्वेश्चन है वो है आपका 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या बी जोड़ते हैं तो नया औसत जो है आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 128, ठीक है। तो बी का आपको मान ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन जब भी बने, मैंने आपको बताया है कि यदि कोई छेड़छाड़ी नंबर के साथ की जाती है तो उसकी अपोजिट आपका औसत में भी छेड़छाड़ी होगी। उसने क्या बोला है, आपका 110 से औसत बढ़कर कितना 128 हो गया है, ठीक है। और किससे, बी जोड़ने पर। तो आपका बी का मान क्या होगा, तो बी का मान आप 128 में से 10 घटा दीजिए, या 110 में कितना जोड़ें कि 128 आ जाए, तो आप बोलेंगे 18 जोड़े, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये एसएससी जीडी पूछ लेती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो भी छेड़छाड़ी संख्याओं के साथ होगी औसत में भी उतनी ही छेड़छाड़ी होने वाली है। मान लो किसी संख्या में आपका 6 प्लस कर दिया, तो औसत में भी आपका 6 प्लस होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, आप याद रखिएगा। आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। और इसकी भी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। उसने क्या बोला है, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचना चाहती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी तो उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना होगा। ये आप लाइन याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसने 25% का लाभ अर्जित किया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोई भी चीज़ 100 से ऊपर जाती है तो वो 100 में जुड़ जाती है, ठीक है। तो उसने परसेंटेज में कितने परसेंट बेचा, 125% में बेचा, क्योंकि 25 प्लस हो जाएगा, लाभ है तो 100 में प्लस कर देंगे, और हानि होती तो 100 में से घटा देती। और मूल्य में कितना बेचा है, आप बोलेंगे 35,000 में बेचा है, 1 2 और ये 3, और गुणा का हम 100 लगा देंगे। अब 25 से काटेंगे तो 25 से जाएगा ये, सॉरी 5 बार, 25 पंचे, और 25 से ये एक बार, ठीक है। बचा कितना, 10। तो एक जीरो और लगा देंगे तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, और ये आपके 2 जीरो ये बन जाएंगे। 5 से हम जब इसे काटेंगे तो ठीक ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280, और 2 जीरो ये इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, आपका आएगा 28,000। इसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं कि उसने क्या बोला है कि 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है। तो 28,000 का हम 30% निकाल लेंगे। लाभ है तो हम 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 130% बटे में आपका आ जाएगा 100। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो चले जाएंगे, और लास्ट में आपके 2 जीरो तो आपके आने ही वाले हैं, ये 2 जीरो आएंगे। और 13 का जब हम 8 में गुणा करेंगे तो 13 8 होता है 104, हाँ लाइन कितनी, 10। 13 दूनी 26, और 10 कितना होता है आपका 36। तो 36,400 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो आप याद रखिएगा। आप, और मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आपका समय और कार्य से दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, M2 उसी कार्य को 17 दिनों में कर सकता है, और M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो M3 अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले हम उनकी क्षमता लेंगे, मतलब उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो M1 ये आ गया आपका, जो कि कर रहा है कितने, 14 दिन में, और M2 जो कि कर रहा है कितने दिन में, आपका कर रहा है 17 दिन में। और तीनों लोग M1 M2 और M3 ये कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 70। तो इनकी क्षमता निकालते हैं। 14 से जाएगा ये 5 बार, और ये जाएगा केवल 1 बार भाग, और ये जाएगा आपका केवल 10 बार भाग। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि M3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि M1 और M2 की क्षमता कितनी है, 5 और 1 6 है, ठीक है। और M1 M2 M3 की तीनों के लोगों की क्षमता कितनी है, 10 है। तो 6 में से जब हम 10 घटाएंगे तो आपको M3 की क्षमता मिलने वाली है, ठीक है, जो कि आ जाएगी आपकी कितनी, 4। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 5 और 1 6 किसकी है, आपकी M1 और M2 की क्षमता दी गई है, ठीक है। तो M3 की क्षमता बेसिकली आप इतना तो घटा के जानते होंगे कि M3 की क्षमता 4 आ जाएगी। अब उसने बोला है M3 उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना है आपका 70, और किससे करवाना है, M3 से। M3 की क्षमता कितनी दी गई है, 4। 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना, 4 एकम 4,
ठीक है, बचा 3, 4 सट्टे 28, बचा कितना 2, और फिर पॉइंट लगा देंगे और 4 पंचे 20, यानी 17.5 इसकी पूरे दिनों में कर देगा, मतलब 17.5 दिनों में 3 काम कर देगा, M3 पूरा कार्य कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, उनकी क्षमता निकालना है, और बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो कि आपका सिंप्लीकेशन से आप देख पा रहे होंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपका सॉल्व होगा वह होगा आपका 55 प्लस 44 गुणा 2 और भागे थे आपका 11 माइनस 25 गुणा 3, ठीक है ना। तो पहले आपका 55 हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 555 प्लस जो आपका ये लिखा है 422 और भाग 11, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 44 गुणा 2 और भाग का निशान है तो सब नीचे 11 लिख देंगे, ठीक है। और ये माइनस है, और 25 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 75। 11 से इसे काटेंगे कितनी 4 बार, तो यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 555 प्लस 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 और माइनस के 75, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 555 और 8 को जोड़ लेंगे, तो यह आ जाएगा कितना 8 5 13 और 5 और 1 6 और यह आ जाएगा 563 ये आ जाएगा, और इसमें से हम 75 को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 488। आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 में यह दिया गया है, तो यह आपका उत्तर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं x बराबर 2 आपको वैल्यू में पुटिंग करनी है, x बराबर 2 और 4x और x प्लस 4 और 3x माइनस 1 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। बेसिकली यह एग्जामिनर आपसे थोड़ा काम करवाना चाहता है। x बराबर हम जब 2 रख देंगे तो 4x सीधा पहले वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, ठीक है ना। 8 अच्छे से लिख देता हूँ, 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 और x यहाँ तक क्या रखना है 2, तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 और 3 दूनी 6, 6 में से आपका 1 गया तो आ जाएगा आपका 5 और चतुर्थ अनुपाती क्या होता है x, ठीक है। अब चतुर्थ अनुपाती निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वह होता है b का गुणा c में कीजिए और a का गुणा d में कीजिए, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा आपका चतुर्थ अनुपाती। तो करते हैं हम, सबसे पहले हम b और c का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 गुणा में 5 और बटे में आ जाएगा कितना 8x, ठीक है। तो 2 से 4 बार कट जाएगा ये आपका और 2 से 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आने वाला है, यह आ जाएगा आपका 15/4, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसे दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी बनाया था, क्या बनाया था, ये होता है a/b बराबर होता है c/d। तो a का आप d में गुणा कर दीजिए और b का आप c में कर दीजिए, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो आप जब ऐसा भी करेंगे तो भी आपका उत्तर 15/4 आने वाला है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से है, मतलब एसआई से आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपये जमा किए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये डॉलर लिखा है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए लिखा गया है, इसका आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये खाली आप संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें गुमराह मत होइएगा कि ये डॉलर वाला लिखा है, सिर्फ सिंपल है, आप 1200 मानिए। उसके बाद क्या लिखा है, 4 वर्ष के बाद खाते में कुल 1400 रुपये राशि हो जाती है, मतलब आपको ब्याज कितना मिला है, आपको ब्याज मिला है कितना 200 रुपये, ठीक है। और ब्याज मिला किस पे, कितने पे मिला है, आप कहेंगे 1200 की राशि पर, जो कि मूलधन है। तो ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय कितने 4 वर्ष का ये ब्याज है, ठीक है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से आपका ये कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएंगे और 2 से ये 50 बार कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 50/12। अब 50/12 में भाग देंगे तो 12 से जाएगा कितनी 4 बार, बचेंगे आपके कितने 2। तो इसे हम पॉइंट लगा लेंगे, तो 12 एकम 12 और कौन सा ऑप्शन है 4.1 कौन सा दे रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। उससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, ना आपको फालतू समय बर्बाद करना है, पेपर में आपके लिए इतना समय नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आपको बताता हूँ मैं ब्याज निकालने का सिंपल तरीका, सूत्र क्या होता है, वह होता है आपका ब्याज, ये आप याद रखिएगा, इससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं दर, ठीक है। ब्याज गुणा 100, और यदि आपको दर दी गई हो तो आप दर लिख लीजिए या तो आप समय लिख लीजिए, ठीक है। और आपको मूलधन लिखना है, ठीक है। इससे आपकी दर और सब निकल आएगा, दर या समय जो भी आपकी ज़रूरत हो, जो भी पूछा हो क्वेश्चन ने, उससे आपका ये फॉर्मूला से आपका कुछ भी निकल जाएगा, मतलब दर और समय दोनों में से कोई भी निकल सकता है, ठीक है। तो आप इसे फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आप देख सकते हैं 9/4 और 21/10 और 63/20 का आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9/4 जब आपको पता है कि भिन्न में कोई संख्या दी गई हो तो हम ऊपर वाली संख्या का, जो भी पूछा है ऊपर वाली संख्या क्या पूछी एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्या का हम लेते हैं क्या एचसीएफ। ये आप याद रखिएगा, जब भी आपको भिन्न में संख्या दी गई हो और आप देख लीजिएगा उसने पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपका एलसीएम। अगर यहाँ पर एचसीएफ लिखा होता तो हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते, लेकिन उसने क्या पूछा आपसे एलसीएम, तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9, 21 और 63 का एलसीएम तो आप लेते बन जाएगा, ये आएगा आपका कितना 63 और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन
कॉमन फैक्टर, जो कि आएगा आपका, इनमें से आएगा आपका 2, 2 का भाग 4 में भी जाता है, 2 का भाग 5 में भी जाता है, 2 का भाग 10 में भी जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 63/10, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का ये लेवल होता है और यही क्वेश्चन आपको 2025 में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये ट्रेन से है, सॉरी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2 रेलगाड़ी, एक 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर समांतर पटरियों पर 78 किलोमीटर और 66 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो दूरी है वो आपकी मीटर में दी गई है और जो आपकी चाल है वो किलोमीटर में दी गई है। तो जब हम दूरी को, या तो हमें दूरी को किलोमीटर में बदलना होगा या तो हमें जो चाल दी गई है उसे मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपकी दूरी को, चाल को है ना, वो मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो आप यदि मेरे साथ 3 से 4 दिन पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, तो आपने जल्दी इसे हल कर लिया होगा। D = S × T, आप इसे याद रखिएगा। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल गुणा समय। ठीक है, अब आपको पता है 2 ट्रेनें हैं, कौन कौन सी, 390, एक की लंबाई है और एक की है 250। ठीक है, तो ये दोनों दूरी आपकी जुड़ जाएंगी, मतलब दोनों ट्रेन की दूरी है वो आपकी जुड़ जाएंगी। तो यह हो जाएगा आपका 0, 9, 5, 14 और 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, तो आपकी दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई आपकी 640। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 640 आपकी डिस्टेंस है। और स्पीड क्या दी गई है, 78 किलोमीटर और 66 किलोमीटर। आपको पता है कि जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। 8 और 6 होता है आपका कितना, 14, और 7 और 6 13, और एक ये भी होता है आपका 14। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये आपका मीटर में दिया गया है, ये आपका किस में दिया गया है, ये आपका किलोमीटर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/18 से हम इसे गुणा कर देंगे, और गुणा आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है, जो कि आपका टी है। अब हम इसे काट लेंगे, तो 18 से पहले 8 से काट लेते हैं, तो 8 एकम 8 और जाएगा कितनी, 18 बार, 18 8 144, और ये आपका चला जाएगा कितना, 80 बार। 8 अठैया होता है कितना, 64। 18 से आपका ये 18 कट गया, और 5 से आपका कितना कट गया, ये 16 बार कट गया। तो टी बराबर आपका क्या आ गया, टी बराबर आ गया आपका 16 सेकंड। ऐसे आप सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं, 16 सेकंड उत्तर, और वो भी हमारा सेकंड में भी उत्तर आ गया है 16 सेकंड। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, D = ST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताता है। ठीक है, आप ये है कुछ नहीं है, बस वही है, D = ST, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक ब्याज दर पर 15,000 रुपये ऋण लिया, मतलब 15,000 रुपये उधार लिए हैं भाई साहब ने। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी, तो जैसे कि आपको पता है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हम दर को आधी कर देते हैं, और जो आपका समय होता है उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें वो होगा आपका दर आधी, मतलब दर आपकी 30 दी गई है, तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी आपकी 15, और समय 1 वर्ष है तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 2 वर्ष। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 15% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है, वह होता है, आपको सिंपल निकालने का तरीका बताता हूँ। 2 वर्ष के लिए आप क्या कीजिए, इसमें 15 का गुणा कीजिए 2 में, तो आ जाएगा आपका 30, और आप 15 का वर्ग कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 15 15 होता है 225। अब यहाँ पर पीछे केवल 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 32.25 आपका इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। ठीक है ना, तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका राशि कितनी दी गई है, राशि दी गई है आपकी कितनी, 15,000, और आपको ब्याज परसेंट में कितना था, वो था आपका 32.25%। ठीक है, तो ये आपके 2 जीरो, और जो आपका पॉइंट लगा है इसके भी हम 2 जीरो लगाएंगे तो ये आपका पॉइंट कट जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 जीरो से आपके तो पहले 3 जीरो कट जाने वाले हैं। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, अब बचा केवल 1 जीरो। अब हम 15 का गुणा जब हम 3225 में करेंगे तो करते हैं, 15 का हम 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 × 75। हासिल आई कितनी, 5 आ गई, सॉरी 15 × 75 की आती हैं 5, और हासिल आई कितनी, 7। ठीक है, अब 15 दूनी 30 और 7 होता है आपका कितना, 37। 37 की 7, हासिल आई कितनी, 3। अब आप देख सकते हैं केवल दोनों अंकों से ही हमारे उत्तर आने लगे, क्योंकि 1 जीरो नीचे है तो हम इसमें पॉइंट भी लगाएंगे। तो लास्ट में 75 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे होंगे चौथे ऑप्शन में। तो आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो पूरा गुणा भी कर लीजिए, लेकिन आपका उत्तर यही आने वाला है, आप गुणा करके भी देख लीजिएगा। तो मैं आगे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी एग्जाम में आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको आगे के या तो इकाई अंक देख लेना है मैच हो रहा है, या तो आपको 2 अंक देख लेना है। ठीक है, इतने में ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो कोई भी वर्ष हो, आपको यदि 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2r, बता देता हूँ, 2r और पॉइंट r का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया। मान लो 10% का आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 10 दूनी हो जाएगा आपका कितना, 20, और 10 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 100। और ये मैंने आपको बताया पीछे केवल 2 अंक होने चाहिए, तो एक आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका 2%
अरे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे ये आ गया आपका 21। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी टेक बताऊंगा। आ गया, ये क्वेश्चन हमने पिछली शिफ्ट में भी किया था, मतलब पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी किया था, और शायद आप पे बन जाएगा। यदि बन जाएगा तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और यदि आप कराना चाहते हैं तो मैं करके भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर रखना है आपको कितना 7, और आपको वाई बराबर यहाँ पर कितना रखना है 2 रखना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो करते हैं सॉल्व। आपको ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग करनी है और उनका अनुपात देखना है। तो 7x, एक्स की वैल्यू कितनी गई है आपकी 7 दी गई है, तो 7 7 होता है आपका कितना 49, और वाई का मान कितना दिया गया है 2, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। ये आ जाएगा आपका कितना 57। पहले का बन गया आपका 57। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जैसा कि आपको बताया 57 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब आप 7x, एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है आपके लिए, वो दी गई है आपके लिए 7, तो 7 7 होता है आपका 49, और माइनस 4 वाई, और वाई की वैल्यू कितनी गई है आपको 2। 4 में से जब आप 8 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 41। तो ये आपका उत्तर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी समय खर्च मत कीजिएगा, वैल्यू आप देख लीजिए और इकाई अंक से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सवाल को। क्वेश्चन पर ये टाइमिंग वर्क का ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसमें ये नहीं और किसी का भी डाटा नहीं दिया गया है। आगे क्या बोला है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल किया गया काम कितना भाग पूरा किया जा सकता है। 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। तो पी एक काम को कितने 14 दिन में कर रहा है, और माना कि हमने 14 ही काम है जो कि आप पी 14 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, आप इतना कीजिए। अब एक एफिशिएंसी से उसने क्या बोला है 4 दिन में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग कर लेगा, तो एक की क्षमता से वो 4 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलेंगे 4, और कितना भाग पूरा किया जा सकता है, तो काम कितना है आपका 14। बस आपको यही करना है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से यही कट जाएगा ये आपका 7 बार, और ये आपका 2 से कट जाएगा ये आपका 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपका 7 बार। तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका 2/7। मैंने आपको बताया यदि और भी ज़्यादा डाटा आपको ना दिया गया हो तो उसने जितना भी काम किया है उसे ही आप काम मान लीजिए, और उसकी क्षमता कितनी 1 है। अब उसने बोला है 4 दिनों में, तो 1 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलेंगे 4 दिन, और कुल काम कितना है आपका 14, तो 4/14 यानी 2/7। एक सिंप्लीकेशन का सवाल। ठीक है, यह देखने में बहुत लेंथी लग रहा है आपको। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया गया हो तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा पोर्शन, सबसे पहले करते हैं ये वाला पोर्शन सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। तो 48 गुणा 7 बटे में दिया गया आपका कितना 16, तो 16 से ये 3 बार जाएगा, यह आ जाएगा 16 से 3 बार, और ये आपका 7 लिखा था। ठीक है, तो 7 3 21। इतने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिला, ये मिला आपको 21। ठीक है, अब 21 को ऐसे रहने दो। अब माइनस, अब करते हैं हम किसे सॉल्व, अब करते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व। तो इसे करते हैं 19 + 3, ये दिया गया है आपका 19 + 3 - 24, तो 19 और 3 आपका हो जाएगा 22, और 22 - 24 ये आ जाएगा आपका ऋण के 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 21 माइनस और माइनस के 2। इस सबको, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, आपको मिला है 21 माइनस, और यह मिला है आपका माइनस के 2। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 21 माइनस के 2, 21 और प्लस 2 आ जाएगा आपका। कितना आ गया था, वो आ गया था आपका 21 और आपका प्लस 2 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बचा था क्या आपका 36, और यह था आपका 21, और यह था आपका कितना 2। 36 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 38, और यह आ जाएगा आपका 21। अब 8 में से 7 गए, 8 में से 1 गया तो यह आ जाएगा आपका 7, और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा स्लाइड की कमी था तो इसलिए मैंने ऐसा सॉल्व किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य 9600 है। ठीक है, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो आपको दिया गया है कितना, वो दिया गया है आपको 6336 रुपये। जो इसका विक्रय मूल्य है वो आपको दिया गया है 6336 रुपये। तो छूट प्रतिशत आपको पता नहीं, मतलब डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपको वो बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है, आप कहेंगे MP दिया गया है आपका 9600, और बेचा कितने में है, वो बेचा है आपको 6336 में से। सबसे पहले हम 9600 में से आप घटाएंगे कितना 6336 रुपये। जब आप इसे घटाएंगे तो 10 में से 6 गया बचा 4। ठीक है, और 9 में से 3 गया तो यह बचेगा 6, और आपका यहाँ पर 6 था तो 5 बचा, 5 में से 3 गए तो बचे 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 में से 6 गए तो बचा 3। ठीक है, अब उसने बोला है कि छूट कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे 3264 की छूट दी गई है। किस पे दी गई है, आप बोलेंगे 9600 पे दी गई है, और गुणा में हम 100 कर देंगे, तो आपका 100 से 100 कट जाएगा।
16 छक्के होता है 96 और 16 दूनी 32 होता है और 0 16 चौके 64 होता है। 6 से जब हम इसे काट लेंगे तो यह जाएगा कितना 6 3 18 बचेंगे 2 6 चौके 34। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका 34%। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही उत्तर दिया गया है। 34% की आपकी छूट दी गई है। थोड़ा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड भी नहीं मान सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कर लेंगे जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है अगेन, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है आपका मोहन 400 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है। कितने में खरीदता है, तो आप बोलेंगे सर 400 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 4000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति लाता है 400 रुपये में और यदि उस पर कोई भाड़ा या मरम्मत का खर्चा होता है तो वह क्रय मूल्य में जुड़ेगा। फिर जैसे कि आप कोई चीज़ लाए और उसे आपको घर तक लाने में मान लो आपको 50 रुपये लगे, तो आपका जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जितने में आप लाए थे सीपी प्लस आपका क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब आपको मरम्मत या भाड़े का भी सवाल आता है तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो 400 रुपये ए और 500 रुपये उसको खर्चा हुआ, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी हो गया आपका 4500 रुपये, ठीक है। 4000 रुपये वे और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा हुए, मतलब सीपी हो गया 4500। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता है, लाए थे आप 4500 में और बेचा आपने कितने में है, 1 2 3 5000 में बेचा है एसपी, ठीक है। तो जो आपका लाभ परसेंट होगा वो होगा आपका कितना, 500 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया कितने पर, 4500 पर, और गुणा में आपका आ जाएगा कितना, 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 से ये 9 आ जाएगा और 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद आप भाग करके भी देख सकते हैं। 9 का भाग जब आप 100 में करेंगे तो जाएगा 9 से 11 बार तो 99, ठीक है। और फिर 9 एकम 9, सॉरी 9 एकम 9, फिर बचा आपका कितना 10, फिर 9 एकम 9, तो ऐसे ही आपका 11.11 बार ये आपका भाग जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है, 11.11%। हमने पहली शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं और यह आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी दूसरी नंबर की शिफ्ट है, ठीक है। पहली शिफ्ट हमने कर ली है, अब ये आपकी दूसरी शिफ्ट है जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन के। तो पहली शिफ्ट हमने समाप्त कर दी है, अब दूसरी शिफ्ट के कुछ छटे हुए सवाल करेंगे जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक और जो कठिन लगते हैं वही मैं आपको क्वेश्चन करके बताने वाला हूँ, है जो कि आपका बार से है। तो आपके बार के क्वेश्चन भी रेलवे के अलावा आपके एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं और ये आपका एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है आपके एग्जाम में। सबसे पहले आपका दिया है 0.5 के ऊपर बार और 0.3 के ऊपर बार, तो इसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपका जिस भी संख्या के ऊपर बार दिया गया हो आप उसे सिंपल ऐसे लिखिए और उसके नीचे आप 9 लगा दीजिए जिसके ऊपर बार लिखा गया है, और प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे और आप लिखेंगे 3 ज्यों का त्यों, और जितनी संख्या पर बार है उतनी संख्या हम 9 लिख देंगे, जितनी भी संख्या पर बार है उतनी बार हम 9 लिख देंगे। अब इनका जब हम तिरक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 × 45 और 9 3 आपका हो जाएगा 27, ठीक है। और यह 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 81। अब इसे हम जब जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता है आपका 12, 4 2 6 होता है आपका 7, यानी 72/81। और हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह जाएगा 9 से 8 बार और यह जाएगा आपसे 9 से 9 बार। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होने वाला है, 8/9 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है, जिसे सॉल्व करते हैं। उसने बोला है एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, मतलब यदि उसका सीपी से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपये है तो आप उसने एमपी कितना किया है, एक 40% अधिक यानी 140 किया है, ठीक है। यदि वह 30% की छूट देता है, डिस्काउंट हमेशा आप याद रखिएगा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 30% की छूट थी यानी कितने में बेचा होगा, 70 में बेचा होगा, तो 70% निकाल देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा। 7 चौके होता है आपका 28, 7 एकम 7 और 2 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 100 की चीज़ उसने 98 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 2 का, और किस पर आप कहेंगे 100 पर, क्योंकि आपका क्रय मूल्य तो आप 100 माना था, ठीक है, और गुणा में 100, तो हानि कितनी निकल कर आ गई, 100 से 100 कट जाएंगे तो जो आपकी हानि निकल कर आ गई वो आ गई आपकी कितनी, 2%। तो ये आपका उत्तर करेक्ट होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एसएससी जीडी में, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 स्टार दे रहा हूँ इसे। कि आपका परसेंटेज से है और इसे करने का भी सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, उसने 40% अंक मिलते, यदि उसे 40% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, ठीक है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो इसे सॉल्व करते हैं। यदि उसे 21% नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। यहाँ पर मैं एफ लिख देता हूँ। यदि उसे 40% अंक मिलते, 40% अंक मिले होते तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता।
तो वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है? आप कहेंगे 5 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 41 में 46 में से जब हम 21 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया, आप बोलेंगे 5, और 4 में से 2 गए तो यह आ जाएगा आपका कितना? 25 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 25 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना? 20। ये परसेंटेज में दिया गया है और ये आपका नंबर में दिया गया है। अब उसने क्या बोला है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, तो 20 नंबर और परसेंट हम नीचे रखेंगे और गुणा में हम क्या लगा देंगे? 100। ठीक है, तो 25 से आ जाएगा 4 बार, और 20 चौके कितना होता है? आप बोलेंगे 80। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 80 इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, इसे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है? अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। एग्जामिनर ने इसमें आपको घुमा दिया है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, उसने क्या बोला है? अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य होता है एमपी का 1/4, वो जैसे बोले आपको वैसा ही करना है। विक्रय मूल्य यानी एसपी के 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो एमपी को यहीं रहने दो और एसपी को यहाँ ले आओ। ठीक है, और 2/3 को यहीं रहने दो, और जब ये 1/4 वहाँ जाएगा तो ये जाएगा आपका गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? एमपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 4 दूनी 8 और बटे 3। अब आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है, तो छूट डिस्काउंट कितना दिया गया होगा? 8 की चीज़ 3 में बेच दी तो 5 का डिस्काउंट दिया गया है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और गुणा में आप 100 कर लीजिए। तो 500/8, 500/8 को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 500/8, 8 से 6 आ जाएगा, 8 शून्य 48, 50 2, 8 दूनी 16, और 62 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? तो आप बोलेंगे केवल एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, और आगे ये 5 बार आपका जाने वाला है, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 62.5। ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी टिक लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका विभाज्यता से है। ठीक है, अब आज की आपको विभाज्यता तो आपको मालूम होगी कि आपके जो आखिरी अंक हैं 1, 2 और 3 वो आपके 8 से डिवीजन होने चाहिए। ठीक है, 8 से भाग जब ही जाएगा उसमें, तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या 0.032 में आपका 60 और 32 में आपका 8 का भाग जाएगा? आप बोलेंगे नहीं जाएगा। क्या 968 में आपका भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 896 में आपका 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और 44 में क्या आपका 60 44 में क्या आपसे भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे इसमें भाग नहीं जाएगा, वो तीनों संख्या में आपका भाग जाने वाला है। ठीक है, मैंने आपको उल्टा बता दिया, चौथे ऑप्शन में आपका भाग नहीं जाएगा, बाकी की आपकी 3 संख्या में भाग जाने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं 60 32 में आपका भाग जाएगा 8 का। ठीक है, और 968 में आपका भाग चला जाएगा 8 का, और 5896 में आपका भाग चला जाएगा, और 60 44 में भी आपका 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन भी आप मतलब जो प्रश्न होता है आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर घुमा देता है। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ सवाल ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं अनुपात के रूप में। ठीक है, जिसका आपका एसपी दिया गया है 7 और क्रय मूल्य दिया गया है आपका कितना? 11। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य है 7 और आपका विक्रय मूल्य है कितना? क्रय मूल्य आपका 11 और विक्रय मूल्य कितना है? 7। तो इसमें आपका हानि कितनी हुई? आप बोलेंगे 7 और 4 की हानि हुई। किस पर हानि हुई? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जो कि आपका 11, और गुणा में हो जाएंगे आपके कितने? 100। तो जब हम 400 में 11 का भाग देंगे तो यह जाएगा कितना? 11 3 33 बचा 70, 11 से 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 36 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, यही आपका उत्तर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से है, इसे सॉल्व करते हैं। उसमें दिया गया है 120 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। ठीक है, इस लाइन को आपने पढ़ लिया कि पानी और दूध का अनुपात कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपको 5:7 दिया गया है। ठीक है, पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए, ठीक है, आपको 1:1 करने के लिए इसमें कितना अधिक पानी मिलाना होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपका? पानी और दूध। पानी को मैंने पी से डिनोट कर दिया और दूध को डी से कर दिया। अब बोल रहा है 5:7 में आपका यह अनुपात दिया गया है, जबकि कुल मात्रा कितनी है? आप बोलेंगे 120। अब 7 और 5 कितना होता है? आप कहेंगे 12, तो 12 से जाएगा 10 बार, मतलब इसमें आपका 50 लीटर पानी है तो 70 लीटर इसमें क्या है? दूध। अब उसने क्या बोला है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? अब पानी का अनुपात कितना है? ये। ठीक है, तो इसमें यदि हम 20 मिला दें तो ये भी आपका 70 हो जाएगा और यह भी आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला क्या है? उसने बोला है 1:1 करने के लिए, तो 70 से जब हम 70 काटेंगे तो 1:1 में ये आपका पानी हो जाएगा, पानी और दूध हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट मत कीजिए, और आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि 50 लीटर पानी है और 70 लीटर दूध है, इसे 1:1 करने के लिए इसमें क्या जोड़ें पानी में? तो आप 20 जोड़ दीजिए, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कितना? 20। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे घुमावदार क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। आप देख सकते हैं, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखकर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसकी आपको अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गौरव, फिर लिख लेते क्या, शंभू। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, ये आ गया इनका क्षमता का रेशियो। अब उसने क्या बोला है, गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। ठीक है, तो 67.5 दिन कम लगते हैं, जबकि रेशियो में कितने कम लग रहे हैं, आप बोलेंगे 3 कम लग रहे हैं। तो 3 से हम इसे विभाज्य करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और बचा कितना, एक बचा, तो 3×5 = 15, यानी 22.5 दिन कम लगते हैं। ठीक है, और शंभू की गौरव की कार्य क्षमता कितनी है, मतलब कुल कार्य निकालने की, या तो आप 1 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं होती है। तो जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, यह आ जाएगा आपका 90 बार। ठीक है, तो जब हम 22.5 में हम 4 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना, कुल 90 बार। ठीक है, तो कुल काम कितना आ गया, आप बोलेंगे 90 काम आ गया। अब उसने बोला है यदि वही काम दोनों मिलकर करें तो 4 और 1 5 की क्षमता से यदि दोनों काम करेंगे 90 काम, तो इन्हें कुल कितना समय मिलने वाला है, वो लगेगा आपको 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता का अनुपात लिया। अब उसने क्या बोला है कि गौरव को एक काम को करने में शंभू से 67 दिन कम लगते हैं। उसने कम या ज़्यादा बोले तो आपको केवल उन दोनों का अंतर लेना है। रेशियो का भी अंतर ले लिया, तो 4 में से 4:1 का अंतर कितना है, 3, जबकि वैसे दिनों में अंतर कितना दिया गया है, 67। तो हम इसे विभाज्य करेंगे तो ये आ गया 22.4। अब हमें कुल कार्य निकालना होगा कि काम कितना है, तो 22.5 काम 4 की क्षमता से जब गौरव करेगा तो कुल काम निकल के आ गया कितना, 90। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की क्षमता से करेंगे तो कुल काम कितने दिनों में होगा, आप बोलेंगे 18 दिनों में आपका काम पूरा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अनुपात से है। ठीक है, अब इसका जो भी मेरे साथ 3 दिन से पढ़ रहा होगा उसने देखते ही इसका उत्तर दे दिया होगा। ठीक है ना, उसे और कोई पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पूछा क्या है, 17,600 रुपये को राजा, राम और मोहन के बीच में 6, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा बताइए। अब मोहन का हिस्सा कितना है, आप देख पा रहे होंगे 9 है। अब मेरा जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से विभाज्य होने वाला है, क्योंकि आखिरी में हम 9 से विभाज्य करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 17,600 रुपये कुल हैं, और जबकि इन तीनों का रेशो कितना दिया गया है, 9, 7 और 6। 9, 7 होता है आपका कितना, 16, 16 और 4, 20, 2, 22। ठीक है, तो हम काट लेते इसे 11 से 2 बार, और 11, 11 एकम 11, 11 छक्के 66। ठीक है, अब 2 से इसे काट लेते हैं तो यह जाएगा आपका कितना, 2 अट्ठे 16, यह आ गया आपका कितना, 80। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है आपका मोहन का हिस्सा कितना होगा। मोहन का अनुपात कितना दिया गया है, आप 9 दिया गया है, तो 800 में जब आप 9 का भाग देंगे तो यह जाएगा 9, 8, 72। तो ये आपको उत्तर आ जाएगा कितना, 7200। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेन भी नहीं उठाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। मैंने जब आपको बताया है, 3 दिन से मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो आपको तीनों दिन ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें जिसमें पूछा है कि मोहन का हिस्सा कितना होगा, तो मोहन का हिस्सा, तो मोहन का अनुपात कितना दिया गया है, 9। लास्ट में हम जो भी निकाल कर लाएंगे उत्तर, उसमें 9 का भाग तो करेंगे। तो आप देख लीजिए कि 9 का भाग किस संख्या में नहीं जा रहा है, और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 56 में क्या 9 का भाग जाता है, नहीं। 7 और 2 होता है 9, इसमें 9 का भाग जाता है। 8 और 4 में नहीं जाता है, 4 में नहीं जाता है। केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे भी जल्दी स्पीड में अपने उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, 14 माइनस 3 गुणा 5 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 7, और ये आपका भाग में है तो ये आ जाएगा आपका कितना, नीचे। ठीक है, तो 14 माइनस 7 3 21 बटे में आ जाएगा आपका कितना, 4। करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 4 का 14 में गुणा करना होगा। तो 14 चौके कितना होता है, आप बोलेंगे 56, 56 में से 21 माइनस करेंगे और यह 4 आ जाएगा। तो जब हम 56 में से 21 माइनस करेंगे तो यह जाएगा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 35 और बटे में 4। 4 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 4 से जाएगा, 4 से 8 बार यह भाग जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। 8 किस ऑप्शन में है, 8 केवल दूसरे ऑप्शन में है। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें सॉल्व कर देते हैं। 4 से 8 बार भाग जाएगा, बचेगा आपका कितना, 3। भाग नहीं जाएगा तो इसमें हम दशमलव लगा देंगे, तो यह जाएगा 4 से 7 बार 28 और बचा 2, फिर यह जाएगा आपका 5 बार। तो 8.75 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। 8.75 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका परसेंटेज से दिया गया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, पी क्यू से 15% कम है। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो तो आपको सिंपली रेशियो बना लेना है, पी क्यू से
15% कम है तो क्यू को हम 100 मान लेंगे, और यह 15% कम है तो यह आ जाएगा आपका कितना 85 आ जाएगा। ठीक है, 15% कम है ना, तो इसे हम मान लेंगे क्या 85। तो बोला है क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यू जो है पी से जब भी आपका से जिस संख्या से आवे उसे आपको नीचे रखना है, तो आपका 85 हमेशा नीचे आ जाएगा। और कितना अधिक है तो आप बोलेंगे 15 अधिक है, और गुणा में आपका 100 आ जाएगा। 15 से जाएगा 15, सॉरी 15 से तो नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। 17 5 से 17 बार, और 5 से यह जाएगा आपका 3 बार, तो ये आ गया आपका कितना 300/17, 17 एकम 17। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन में है और यह केवल 17 बार ही जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होने वाला है। 17.64 आपका राइट हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपका समय और काय से है। समय और काय से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके बन जाते हैं। आप याद रखिएगा, इसे अच्छे करके जाना आप। ठीक है, इस टॉपिक को। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है 2-3 सवाल पहले, तो आपको और अधिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अविनाश और विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। अविनाश और विपिन अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं। सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे, तो यह जाएगा आपका अविनाश और यह जाएगा आपका कितना विपिन। ठीक है, रेशियो बना रहे हैं। अविनाश विपिन से 11 गुना तेज है, तो विपिन अविनाश की एफिशिएंसी 11, तो विपिन की एफिशिएंसी 1, तभी तो अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से काम करता है। और उसने बोला है मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। जब भी आपको अधिक और कम बोले तो उसका मतलब ही होता है अंतर। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, रेशियो में 10 का है, जबकि दिनों में कितने 100 दिन का अंतर है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, वो आ जाएगी आपकी 10। अब उसने पूछा क्या है, अविनाश और विपिन अकेले अकेले कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं। तो 10 का गुणा आप 1 में कर दीजिए और 10 का गुणा आप 11 में कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 10 दिन और यह आ जाएगा आपका 110 दिन। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होने वाला है। 11 का गुणा जब आप 10 में करेंगे तो 110, और 10 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10 दिन। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और समय अवकाश से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे टॉपिक को अच्छा करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका औसत से आया है। औसत निकालने की ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, निकालते हैं। 24, 28, 27, 23, डी और ई का औसत 29 है, तो डी और ई का औसत क्या होगा। ठीक है, अब इसमें 2 संख्या गायब कर दी गई हैं और उनकी यहाँ पर आपके अक्षर लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे। तो 24, 28, 27, 33 और डी को जब हम जोड़ेंगे तो 24 और 28 और 27 और 3, तो 3 और 7 3 10 और 8 18, 18 4 22, 22 की 2 हासिल आएंगे 2 2 4 6 8। ठीक है, और ये 2 हासिल के, तो 102 प्लस डी प्लस ई। मैंने क्या किया, सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लिया। ठीक है, फिर ये डी यहाँ पर लिख दिया, ई यहाँ पर लिख दिया, और इनका औसत कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 29। और संख्याएं कितनी है भाई साहब, वो भी तो लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं 6 दी गई हैं। अब इसका दिया गुणा यहाँ होगा, तो ये आ जाएगा आपका 102 प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 174। 9 चौके 36, 174। हाँ, 29 का जब 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 174। अब डी और प्लस ई, और 102 है, ये आपका प्लस में, यहाँ का माइनस हो जाएगा, तो 174 माइनस 102। तो जब इसमें से ये आपका 174 है, सॉरी, ये 174 में से आपका 102 जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना, डी प्लस ई के मान कितना आ गया, डी प्लस ई का मान आ गया आपका कितना, या आप कहेंगे 72 आ गया। अब ये 2 लोगों का औसत है, तो हम इन 2 लोगों से 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 2 से 36 बार। तो 2 लोगों का औसत कितना निकल कर आ गया, डी और ई का औसत कितना निकल के आ गया, वो बोलेंगे आप 36 निकल कर आ गया। तो आप ऐसे औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से है, और यह इसमें आपको एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर आपकी 2.5 वर्ष में 1060 और 1 वर्ष में हो जाती है आपकी 1000 रुपये। सिंपली आप लिखिए कितने 2.5 वर्षों में कितनी हो रही है, आप बोलेंगे 1060, और आपकी 1 वर्ष में कितनी हो रही है, तो बोलेंगे आप 1000। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना है 60, और 2.5 वर्ष और 1 वर्ष में कितना है अंतर है, तो आप बोलेंगे 1.5, मतलब 1.5 वर्ष में आपका 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष में आपका कितना मिलेगा, 1.5 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 40 बार। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 40। ठीक है, अब हम 1 वर्ष के ब्याज में से घटा देंगे। ठीक है, ये आपका मिक्स धन दिया गया है 1000, 1000 में से जब हम 40 घटाएंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 960 आपका मूलधन आ गया, और 1 वर्ष का ब्याज कितना था, आप बोलेंगे 40, ये आपका ब्याज है। 40 हम ऊपर रख देंगे और ये आपका 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 0 से आपका 1 0 कट गया, और ये जाएगा आपका कितना 24 बार। ठीक है, 24 चौके 96 होता है, और 100 को जब हम 24 से विभाजित करेंगे तो 24 चौके कितना होता है 96, बचा कितना आपका 4 बचा। और 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे 4 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 28। आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा और ना ही आप सॉल्व करके देखेंगे, यही आपका उत्तर होगा, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अब हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। आपका दिया गया है समय और चाल और दूरी से आपका क्वेश्चन है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बोला था, डी बराबर आप एस टी हमेशा याद रखिएगा। ये आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए, डी बराबर एस गुणा टी। इस क्वेश्चन में अच्छे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन इसका मैं आपको शानदार तरीका बताता हूँ। उसने क्या बोला है, एक निश्चित चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि दूरी को दोगुना कर दी जाए, दूरी माना हमने 1 है तो उसे दोगुना कर दिया जाए तो दूरी आ गई आपकी कितनी, 2। अब उसने क्या बोला है, यदि दूरी को दोगुना और समय को 6 गुना कर दिया जाए तो समय कितना आ गया आपको, 6। तो उसने पूछा क्या है, चाल, तो चाल को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तियां 6। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, आप बोलेंगे वो आ गया आपका 3:1। ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप बिल्कुल मिनटों में उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। आपको बस याद क्या करना है, आपको याद रखना है डी बराबर एस गुणा टी होता है और ये सबसे अच्छा विकल्प है, आप मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था गाइस अपना 5वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये हमारे 5वां प्रैक्टिस सेट्स खत्म हो गए और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता ऐसे ही क्वेश्चन मैं रोज लाता रहूँगा और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में और अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।